पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गाउस के नियम के अनुप्रयोग, गॉस लॉ की एप्लीकेशंस ली थी। उसमें हमने एक एप्लीकेशन ली थी कि किसी चालक तार के कारण या अनंत लंबाई का कोई चालक तार है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको कितनी मिलेगी, तो वो हमने निकाला था चालक तार के लिए। इसके लिए हमने एक गौसीय सतह भी कंसिडर की थी, मतलब एक चार्ज वायर के कारण या अगर कोई लीनियर चार्ज है तो उसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी हमको, वो हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशन के अंडर किया था हमने। तो एक तार या एक वायर के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल सकती है वो हमने लिया था। और हमने फ्लक्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि फ्लक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फिर हमने गॉस का नियम भी लिया था और उसके अनुप्रयोग लिया था, एक ही अनुप्रयोग लिया था। और मैंने बताया भी था पिछली क्लास में कि आगे की क्लास में हम उसकी और भी अनुप्रयोग लेंगे। तो आज की क्लास में हम है इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्लास में हम उसी गाउस के अनुप्रयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला एक अनुप्रयोग तो हमने ले लिया था लीनियर चार्ज के कारण। अब वही अगर सरफेस चार्ज हो, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर अगर चार्जेस हो, मतलब सिर्फ लंबाई के अकॉर्डिंग नहीं, उसके सरफेस के अकॉर्डिंग अगर चार्जेस जो है डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उस पर, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिलेगी हमको, तो वो हम यहाँ पे लेंगे। मतलब कुल मिला के अभी हम सरफेस चार्ज पर डिस्कशन करेंगे कि उसके लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको मिलेगी गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। और मैंने आपको बताया था कि गॉस का नियम जो है वो एनक्लोज सरफेस के लिए होता है, क्लोज मतलब बंद सतहों के लिए। अगर आवेश कहीं पे किसी भी सरफेस में एनक्लोज्ड है या अगर बंद है किसी सरफेस से, मतलब जो भी आवेशित वस्तु ले रहे हैं वो पूरी की पूरी बंद होनी चाहिए। और उसमें से कुल निर्गत, जब भी अगर कुल निर्गत फ्लक्स निकालने की बात आती है तो कुल निर्गत फ्लक्स तभी ले सकते हैं कि वो उस ऑब्जेक्ट को हमने पूरा क्या किया हुआ है, एनक्लोज किया हुआ या बंद किया हुआ हो, ठीक है ना। तो एनक्लोज हो तभी हमको कुल निर्गत फ्लक्स जो है उससे मिल सकता है। मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट एनक्लोज्ड है किसी सरफेस से तभी हमको मैक्सिमम फ्लक्स या टोटल उससे कितना फ्लक्स निकल रहा है वो मिल सकता है। मतलब कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट से वो मैक्सिमम या जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो किसी ना किसी सरफेस से अगर एग्जैक्ट हो तो मैक्सिमम फ्लक्स जो है उसी केस में मिल सकता है और उसी में गॉस लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। और वहां पे मैंने, हाँ, पिछली क्लास में एक गलती से मिस्टेक हो गई थी और जो कि किसी बबली बाई ने कमेंट भी किया था, तो कि वहां पे मैंने मैक्सिमम फ्लक्स के लिए वो कॉस थीटा इजकल टू 1 होना चाहिए, वो 90 बता दिया था। एक्चुअली में कॉस 0 पे होता है, तो वो गलती से मिस्टेक हो गई थी। तो मैं बबली बाई को यही कहूंगा, सही पकड़े हैं, ठीक है ना। तो वो मेरी मिस्टेक थी, वो मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। मैंने 0 बताना था लेकिन वो 90 लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, तो अभी आगे चलते हैं कि अब हम दूसरी एप्लीकेशंस लेंगे गॉस लॉ की, कि गॉस के नियम के दूसरे अनुप्रयोग लेंगे। चलिए, तो अभी बढ़ते हैं अपने अनुप्रयोग की तरफ, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। अब देखिए, एक तो हमने ले लिया था पहले ही, ठीक है ना, जो भी तार वाला, चालक तार वाला। आज हम लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी की तरफ, मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। तो हम क्या ले रहे हैं अभी, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, मतलब गॉस के नियम के अनुप्रयोग ले रहे हैं, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। अब इसमें भी कौन सा अनुप्रयोग ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइटली चार्ज्ड शीट ले रहे हैं। मतलब क्या निकाल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइटली चार्ज शीट, कि अगर कोई चार्ज शीट ले रहे हैं और उसकी डायमेंशन जो है, उसकी लेंथ या विड्थ जो है वो अगर इनफाइनाइट है, मतलब फाइनाइट नहीं है, ठीक है ना। तो अनंत आवेशित पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिलेगी। अगर कोई शीट जो है आवेशित है, आवेशित पट्टिका है ना, आवेशित तो है, आवेशित है तभी हमको विद्युत क्षेत्र मिल सकता है। बिना आवेश के विद्युत क्षेत्र मिलेगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी नहीं होगी तो विद्युत क्षेत्र भी हमको नहीं मिलेगा। आवेशित तो है लेकिन अनंत उसके अगर डायमेंशन है, मतलब इनफाइनाइट है, इसलिए अगर वो इनफाइनाइट असेंबली चार्ज शीट अगर कोई ले, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, इसमें भी देखिए क्या है। अब ये जो चार्ज शीट या आवेशित पट्टिका जो है वो भी दो प्रकार की हो सकती है। एक तो नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट हो सकती है और एक कंडक्टिंग चार्ज शीट हो सकती है। मतलब अब हम किसके कारण निकालेंगे, दो चीजों के कारण निकालेंगे तो वही आवेशित पट्टिका के कारण, मतलब चार्ज शीट के लिए ही ले रहे हैं, एक चार्ज शीट ले रहे हैं। अब शीट में है तो उसकी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, शीट है, एक पतली सी शीट ले रहे हैं, ठीक है ना।
तो उसकी सरफेस पे ही चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। उसके लेंथ सिर्फ उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग होंगे नहीं, है ना, उसके लेंथ पे भी होंगे, मतलब जितना भी उसका सरफेस एरिया होगा उस पर सारे चार्जेस जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे अगर उसको हम चार्ज करते हैं तो, ठीक है ना। तो देखिए है तो चार्ज शीट ही, लेकिन वो भी कितने टाइप की है देखो, एक तो नॉन कंडक्टिंग है और दूसरी जो है वो कंडक्टिंग है। एक तो नॉन कंडक्टिंग और दूसरी कंडक्टिंग है, मतलब एक तो अचालक पट्टिका है और दूसरी चालक पट्टिका। अब इनमें फर्क क्या होता है, दोनों है आवेशित, एक चालक पट्टिका और दूसरी अचालक। अब अचालक किसको बोलते हैं, आवेश उस पर भी होते हैं और चालक पर भी होते हैं। अब जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री चार्जेस होते हैं, उसकी सरफेस पे अगर चार्जेस होते हैं और वो किसी को भी कंडक्ट कर सकता है तो वो तो चालक होता है, कंडक्टर बोलते हैं उसको। और ये कौन सी है, इंसुलेटेड नहीं है, ये है अचालक पट्टिका है, नॉन कंडक्टिंग। चार्ज इसके पास भी है, ये भी दे सकता है लेकिन देता नहीं। क्यों नहीं देता है, अब मान लेते हैं कि ये चार्ज शीट है, इस पर चार्ज है इसकी सरफेस पर, है ना, लेकिन मान लेते हैं कि इस पर एक इंसुलेटिंग कोटिंग की हुई है, एक कुचालक पदार्थ की क्या है, चादर उस पर चढ़ी हुई है कुचालक पदार्थ की, है ना। तो वो क्या करेगा, क्या चार्ज अब किसी को दे सकता है, ये नहीं देगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इफेक्ट जरूर उसको मिलेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र उसके चारों तरफ मिल सकता है। लेकिन अब वो इंसुलेटिंग कोटिंग भी कैसी होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फ्लो होने दे, है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे ही हमने कोटिंग कर ली कि वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को भी प्रवाह होने ना दे, उसकी जो वो एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो मतलब बिल्कुल ही क्या है, जीरो है, बिल्कुल जाने नहीं दे रहा है ना। तो वो नहीं कि ऐसे इंसुलेटिंग मेटेरियल की कोटिंग करनी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने दे, ठीक है ना। जैसे इंसुलेटिंग वायर होता है कॉपर का, उस पर कुछ इंसुलेशन किया होता है, ठीक है ना। अगर आप कोई भी कॉइल वगैरह देखेंगे ना, पंखे की जैसे कॉइल होती है तो उस पर भी इंसुलेटिंग एक वायर के ऊपर एक कोटिंग की जाती है, तो वो चार्जेस का ट्रांसफर अंदर ही अंदर कर रहा है लेकिन बाहर किसी को चार्ज ट्रांसफर नहीं करेगा, तो उसको हम बोलते हैं इंसुलेटिंग, उस पर एक कोटिंग की होती है, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग वायर होता है वो, नॉन कंडक्टिंग मतलब बाहर किसी को वो चार्जेस नहीं देगा, अंदर ही चार्जेस क्या करेगा, वो ट्रांसफर करेगा, मतलब अंदर रखेगा अपने पास, ठीक है ना। अंदर बहुत सारे चार्जेस वो क्या कर सकता है, जैसे इसमें भी है, अब उसकी सरफेस पे है चार्ज लेकिन उस कोटिंग के अंदर, तो ये चार्जेस किसी को ट्रांसफर नहीं करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन या चार्जेस जो है उसकी सतह से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन यहां पे एक दूसरी जो ले रहे हैं हम, वो कौन सी ले रहे हैं, चालक पट्टिका ले रहे हैं। अब ये चालक पट्टिका कैसी है, नॉन इंसुलेटिंग है, मतलब इस पर कोई इंसुलेशन नहीं किया हुआ। तो ये क्या करेगा, अगर हम एक जगह से चार्ज दे रहे हैं तो दूसरी सरफेस से वो क्या कर सकता है, आवेशों को किसी और को कंडक्ट कर सकता है, किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है ना। तो इस पर क्या होगा कि मान लेते हैं ये शीट है, ये शीट है, इधर से मैं चार्ज इसको प्रोवाइड कर रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट से, है ना, और यहां से सरफेस में होंगे चार्ज, तो दूसरी जगह से ये क्या कर रहा है, इधर से यहां पे से लेके और यहां से वापस किसी और को ट्रांसफर कर रहा है, मान लो वो बाय कंडक्टिंग या जैसे भी कर रहा है ना। तो चार्जेस का क्या कर सकता है, ये ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि इस पर कोई इंसुलेटिंग कोटिंग नहीं की हुई है जो चार्जेस को रोक सके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो तब भी मिलेगी, ठीक है ना, लेकिन यहां से आ रहा है और यहां से तो निकल रहा है, तो इधर वाले सरफेस से तो अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी नहीं। जब तक आ रहा है इस वाले सरफेस पर थोड़ी देर के लिए रहेंगे या जितने भी टाइम के लिए रहते हैं तो यहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगी, लेकिन यहां से आके वापस क्या हो रहा है, वो भाई जैसे इसके सरफेस बहुत पतली सी शीट है, दिया और थोड़े टाइम बाद निकल गया, दिया और निकल गया, दिया जैसे आया इस पर और किसी ने इसको किसी को इसने ट्रांसफर कर दिया। तो जब आ रहा है तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि यहाँ से तो कंटिन्यू आ रहा है लेकिन यहाँ पे रह नहीं रहा है, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगी क्या, भाई हो सकता है जब तक ये था इधर और फिर तो निकल गया ना, निकलते टाइम थोड़ा बहुत देखा लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि चार्ज सिर्फ एक ही साइड से हमको देखने को मिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक ही। तो ऐसे पट्टिका को या ऐसे क्या कहते हैं शीट को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग बोलेंगे, और ये हो गई नॉन कंडक्टिंग, ठीक है ना। अब इसके पास भी चार्जेस है और चार्जेस इसके पास भी है, दोनों ही आवेशित हैं, दोनों ही चार्ज है, लेकिन ये चार्ज को क्या कर सकता है, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, नहीं करेगा, और ये ट्रांसफर करेगा। तो जो ट्रांसफर करता है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कंडक्ट करते हैं, वो कंडक्टर होता है। तो ये हो गई कंडक्टिंग शीट। और जो चार्ज है लेकिन किसी को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है या नहीं करता है, ठीक है ना, तो वो कौन सी होगी, है ये भी चार्ज, लेकिन ये कैसी है, अचालक है, नॉन कंडक्टिंग है, कि ये किसी को कंडक्ट नहीं कर रही। अगर इस पर से इंसुलेटिंग कोटिंग हटा दी जाए तो ये भी क्या करेगा, चार्जेस को ट्रांसफर करेगा।
तो हम इन दोनों के कारण ही अब इस एप्लीकेशन में मतलब एक चार्ज शीट की दोनों टाइप जो चार्ज शीट है उन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे किसके नियम के अनुसार, गाउस की नियम के अनुसार। ठीक है ना। तो देखिए क्या कहता है गाउस का नियम के अनुसार, अगर हम पहले चालक पट्टिका के कारण अगर हम निकालें तो चालक पट्टिका के कारण कितना मिलेगा हमको, देखिए सॉरी अचालक पट्टिका के कारण नॉन कंडक्टिंग शीट, अभी बताया था मैंने, नॉन कंडक्टिंग शीट क्या करेगी, चार्जेस को ट्रांसफर नहीं करेगी, अपने पास ही रखेगी क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने आसपास कुछ ना कुछ रखेगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं जरूर वो छोड़ेंगे कि चार्ज अंदर है लेकिन जो इंसुलेटिंग जो अचालक पट्टिका है विद्युत क्षेत्र रेखाएं जरूर छोड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर भी है और उसके सतह पर भी आवेश है, अंदर भी है और सतह पर भी है। क्यों, क्योंकि बाहर किसी को ट्रांसफर कर नहीं रहा है ना, तो अंदर के जो चार्जेस है वो भी है और बाहर सरफेस पर भी इसके चार्जेस है, लेकिन वो सरफेस वाला सिर्फ इफेक्ट मिलेगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं का, लेकिन अंदर के कारण भी तो विद्युत क्षेत्र मिलेगा और बाहर जो है उसकी सतह पर उसके कारण भी मिलेगा। लेकिन कंडक्टिंग में क्या होता है, अंदर के सारे बाहर आ जाते हैं फिर किसी को कंडक्ट करता है, अंदर के बाहर आते रहेंगे और किसी को कंडक्ट करते रहेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि कंडक्टर की सिर्फ सतह पर या उसकी सरफेस पर ही चार्जेस होते हैं, क्योंकि अंदर के सारे एक्साइटेड होके कहां जाते हैं, कंडक्टर्स में, बाहर सरफेस पे, और वो फिर किसी न किसी को कंडक्ट करते हैं। तो यही फर्क है नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग। तो अब हम क्या ले रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग शीट ले रहे हैं। ठीक है ना, क्या ले रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग शीट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग शीट। तो यहां पे मैंने एक नॉन कंडक्टिंग शीट ली है। ठीक है ना। अब इस नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए, क्योंकि हम एप्लीकेशन किसकी ले रहे हैं, गाउस के नियम की, अब यहां पे मैंने फाइनाइट एक चार्ज शीट ली है जिसकी फाइनाइट लेंथ है, मतलब उसकी लंबाई जो है या उसका एरिया जो है वो फाइनाइट है। लेकिन यहाँ पे नीचे मैंने देखो अपरिमित लंबाई की, ये तो फाइनाइटली मतलब परिमित लंबाई के लिए पट्टिका ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, तो परिमित लंबाई की पट्टिका है, तो इसको पूरा एनक्लोज करने के लिए हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर की है, मतलब एक गाउसियन सतह हमने क्या की है, मानी है, जो क्या है अब पूरी तरह से इसको बंद कर सकते हैं ना, क्योंकि फाइनाइट लेंथ की है, परिमित लंबाई की, अनंत लंबाई की नहीं है, परिमित है, तो उसको तो हम पूरा पैक कर सकते हैं किसी की भी सतह के अंदर। तो हमने एक क्या ले लिया, गॉसियन सतह ले ली, कैसी, गॉसियन सरफेस ले ली सिलेंड्रिकल। अब ये अगर परिमित नहीं होती, अपरिमित लंबाई की होती, तो ये देखिए अपरिमित लंबाई की, अब इसकी लंबाई जो है वो फाइनाइट नहीं है, तो इसके लिए कितना बड़ा सिलेंडर लेते, नहीं ले सकते ना, इनफाइनाइट है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं इनफाइनाइट लंबाई की, और उसको फिर क्या कर सकते हैं, एक गॉसियन सरफेस, जैसे इस सिलेंडर के अंदर जितनी भी ये पट्टी इसके अंदर फिट हो रही है उतने के कारण विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा इसी के अकॉर्डिंग। तो जितने भी उसके टुकड़े हम सेम लेंथ के कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उतने नंबर से उसको इलेक्ट्रिक फील्ड जितना हमें मिला है उसको उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको गुणा कर देंगे कि कितनी, अगर ज्यादा लंबाई की है ना, तो उसके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके जितना भी एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट में जितने भी चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट है उसका विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। तो उसी लंबाई के समान अब एक समान रूप से आवेशित होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस है तो उनमें जितने भी सरफेस डेंसिटी सबकी सेम होगी। तो इतने के कारण निकालने के बाद उसको हम क्या करेंगे, जितने भी टुकड़े हैं उतने गुना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसको हमको अपरिमित लंबाई के लिए भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए देखिए ये हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर की है, मोस्टली आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा अगर सब जगह देखोगे तो वो अपरिमित लंबाई के लिए होता है, और अगर परिमित लंबाई हो तो उसको पूरा ही फिट कर दो, फिर उसको छोटा करने की क्या जरूरत, अगर समझ में, तो पूरे फिट कर दो तो जितने भी चार्जेस है उसके कारण पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र अपने को मिल जाएगा, है ना। अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए सिर्फ आप सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही कंसीडर करोगे, बेलनाकार ही करोगे, इसके लिए आप स्क्वायर की फॉर्म में भी ले सकते हो या फिर क्यूबॉइड की फॉर्म में भी ले सकते हो। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों ले सकते हैं उसका देखो रीजन, अगर इसके लिए आप देखोगे ना तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यहाँ अगर देखेंगे तो एरिया जो है इधर और इधर ही मिलेगा, तो दोनों एरिया क्या रहते हैं जिसमें भी हम कंसीडर कर रहे हैं, जैसे स्क्वायर ही लेंगे तो इसके भी दोनों एरिया सेम होंगे, सिलेंडर भी ले रहे तो इधर वाला और इधर वाला जहां से विद्युत क्षेत्र की मिल रहा है, निकल रही है विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो उसका एरिया दोनों क्या है, ये सेम है क्षेत्रफल, है ना, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जितना ज्यादा एरिया तो उसी हिसाब से उसमें से वो निकालेगा, है ना। क्योंकि वैसे भी यहाँ पे देखे तो एरिया से एरिया कैंसिल हो रहा है, वो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, जितनी डेंसिटी ज्यादा उसके सरफेस पर उतना ही एरिया ज्यादा मिलेगा, कि ज्यादा लेना ही पड़ेगा हमको, है ना।
क्योंकि गॉसियन सतह हम कंसीडर कर रहे हैं गाउस के नियम के अनुसार कि अधिकतम कितना मिल सकता है हर एक आवेश के कारण, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसी के लिए हमने परिमित लंबाई के लिए लिए या अपरिमित लंबाई के लिए ले, फॉर्मुलेशन तो सेम ही मिलेगा दोनों के लिए। तो देखिए इसी पे कंसीडर करते हैं कि ये एक चार्ज शीट थी, इसको हमने इसके अंदर क्या कर दिया, एनक्लोज कर दिया, बंद कर दिया। तो इसमें आवेश तो है ही है, तो ये क्या करेगा, अब आवेश कैसा है, अंदर भी आवेश है और उसके सतह पर भी है, लेकिन ये किसी को कंडक्ट नहीं कर रहा है, आवेश रखेगी अपने पास, किसी को देगी नहीं, ये पट्टी का ये शीट। तो इसके कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, अब ये शीट है, इसके अंदर भी है और उसकी सतह पर भी है, तो ये दोनों साइड क्या करेंगे, इधर और इधर, जहां जहां पे भी आवेश है वो क्या करेगा, ये विद्युत क्षेत्र रेखा छोड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इधर भी विद्युत क्षेत्र रेखा है और इधर भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे देखिए अब सिलेंडर में भी तीन, जैसे पहले भी लिए थे हमने वायर के लिए भी, एक ये एरिया मिल गया, एक ये एरिया मिल गया और एक ये वाला S3 मिल गया। तो इसके लिए भी हमने छोटा सा एक एरिया कंसीडर किया, तो इसके साथ देखे तो 0 डिग्री बन रहा है, इधर भी देखे तो इसके साथ कितना बन रहा है 0 डिग्री, लेकिन यहाँ पे देखे तो 90 डिग्री बन रहा है। तो कुल फ्लक्स इस पूरे बेलन में से, जो गॉसियन सतह हमने कंसीडर की है, गाउसियन सतह, तो इस सिलेंडर या बेलनाकार के लिए कितना मिलेगा, तो कुल निर्गत फ्लक्स जो है, टोटल एक्सर्ट फ्लक्स हमको मिलेगा phi इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ S1 E ds1 और E ds2 और E ds3, तीनों में से जितना भी फ्लक्स निकलेगा, इस वाले में से जितना भी फ्लक्स, इस वाले में से भी जितना भी फ्लक्स और पूरे में से जितना भी फ्लक्स निकलेगा, है ना। तो देखिए अब सिलेंडर में भी देखिए, तो ये भी सिलेंड्रिकल है, इसके अंदर मान लो एक शीट पड़ी है, तो इधर और इधर ही विद्युत क्षेत्र रेखा ही निकलेगा। अब जो शीट है वो ऐसे पड़ी है इसके अंदर, है ना, और इधर भी आवेश है जो वो विद्युत क्षेत्र रेखा छोड़ रहा है, लेकिन ऊपर तो छोड़ेगी नहीं ना आवेश इसकी, क्योंकि बहुत पतली एक शीट ले रहे, तो उसके कोने पर तो होगी नहीं। और मान लो कि थोड़ा बहुत चार्ज इसके कोने पे आ भी गया, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखा कितनी मिलेगी, ना के बराबर, ठीक है ना। तो इसीलिए जो भी विद्युत क्षेत्र हमको मिलेगा, फ्लक्स जो मिलेगा, इन तीनों एरिया से इतना हमको मिलेगा, क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, हमको पता है। तो यहां से अगर देखिए जब भी डॉट प्रोडक्ट मिलता है तो हमको क्या लेते हैं, cos थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए S1 में कितना है एंगल 0 डिग्री, तो E ds1 cos 0, S2 के लिए कितना है 0, देखो दोनों एक ही दिशा में, इधर भी दोनों एक ही दिशा में, लेकिन ये इधर और एक इधर है। तो तीसरा वाला जो सरफेस है S3, वहां पे एंगल हमको कितना मिल रहा है 90 डिग्री E और उसके एरिया वेक्टर में, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा और उसके एरिया वेक्टर जो है, मतलब उसका क्या कहते हैं क्षेत्रीय सदिश जो है इस वाले सरफेस का, उस सतह का, उन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो वो आ गया 90 डिग्री। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, E S1 ds1 cos 0 की वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी हो गई 0, तो ये तो पूरा ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको मैंने लिखा भी नहीं है यहाँ पे, तो E S1 ds1 प्लस E S2 ds2 मिलेगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो S1 प्लस S2 मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ S1 इस पूरे का एरिया मिलेगा, क्योंकि ds1 मिल रहा है यहाँ पे, ये इसका ही छोटा सा एक पूरे S1 का ही छोटा सा एक एरिया कंसीडर किया था हमने, पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पूरे का एरिया मिल जाएगा हमको, पूरे का क्षेत्रफल। वही अगर इधर भी पूरे का इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे भी इसका पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा हमको। तो क्या मिलेगा S1 प्लस S2। अब यहाँ से अगर डायग्राम में देखें तो बेलन के दोनों जो ये वाला एरिया जो होता है, ये वाला और ये वाला, बेलनाकार वस्तु के लिए क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो S1 और S2 अगर देखे डायग्राम से तो क्या मिल रहा है, सेम है, तो इसको हमने S ले लिया, सेम है ना, तो S1 S2 S ले लिया हमने, बार बार S1 S2 अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं और बताने की जरूरत नहीं, S1 और S2 को हमने बराबर ले लिया। तो ये हो गया E इंटू 2S हो गया, क्योंकि S1 प्लस S2 है। तो यहां से देखिए अब phi इक्वल टू गाउस के नियम के अनुसार कितना होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0, समेशन Q होता है वैसे तो हमने टोटल यहाँ पे आवेश इसका Q ले लिया, ठीक है ना, जो समेशन Q है वही Q है यहाँ पे। तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इधर कितना मिल रहा है 2ES मिल रहा है। तो सिग्मा S, अब देखिए Q इक्वल टू क्या होता है, या फिर सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाय S, क्योंकि यहाँ पे हम S ले रहे हैं सरफेस एरिया, तो कितना मिल जाएगा इस पट्टी का सरफेस एरिया S ले रहे हैं, ठीक है ना। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया Q बाय S, और वो कितना मिल जाएगा हमको Q इक्वल टू यहाँ से सिग्मा S मिल जाएगा। बस यही हमने यहाँ पे किया है, Q की जगह पे सिग्मा S ले लिया। तो सिग्मा S इक्वल टू कितना है 2ES, तो S से S कैंसिल, देखिए ये वाला इसका सरफेस पूरा इसके अंदर पैक हुआ, तो जितना भी सरफेस एरिया होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी मिल रहा है, लगभग बराबर होगा दोनों का एरिया, तो S से S कैंसिल हो गया। तो उससे देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर आप क्यूबॉइड भी लोगे तो वही जितना सरफेस एरिया यहाँ पे वही कन्वर्ट करेगा, सॉरी यहाँ से जितना भी विद्युत क्षेत्र उसी के कारण मिलेगा हमको, उसी सरफेस के अकॉर्डिंग। जितना हम शीट को बढ़ा लेंगे तो एरिया भी हमको
बड़ा ही लेना पड़ेगा गॉसियन सरफेस, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग लगभग इसका सरफेस लगभग जितने भी इधर और इधर विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, वो लगभग उसके बराबर ही कंटेन करेगा। तो देखिए विद्युत क्षेत्र हम यहाँ से कितना मिलेगा, ई इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, 2 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, वेक्टर में लेंगे तो एन कैप आ जाएगा। तो देखिए अचालक पट्टिका के कारण कितना मिल रहा है हमको, इतना। तो यहां पे अगर देखें तो ई किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो सिग्मा पर और दूसरी जो है किस पर, एप्सिलॉन जीरो पर। अभी मैंने बताया था कि इंसुलेटिंग कोटिंग भी ऐसे लेनी है जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं को जाने दे। अब देखिए अगर हम ई जीरो की वैल्यू बढ़ाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। मतलब ऐसा एक पदार्थ ले इस पर कोटिंग कि उसकी ई जो है मतलब एप्सिलॉन जो है, जिसको विद्युतशीलता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता, परमिटिविटी, वो अगर ज्यादा है उसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, कम मिलेगा, है ना। और वही सिग्मा मतलब उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना सरफेस का चार्ज बढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र भी उतना ही बढ़ेगा, जितना भी सरफेस चार्ज बढ़ाएंगे उसका मतलब उस पट्टिका के ऊपर आवेश की मात्रा अगर बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा ही मिलेगा, वो तो हम जानते ही हैं। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको पता चल गया होगा कि फाइनाइट के लिए क्या कर सकते हैं और इनफाइनाइट के लिए गॉसियन सरफेस कैसे कंसीडर कर सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया है। जरूरी नहीं हमेशा आप यही लो, ये भी ले लोगे तो उसके लिए भी देखो यही मिलेगा सेम। और यहाँ पे एस और एस वैसे ही कट रहा है तो एस वन एस टू, अगर इधर को भी अलग अलग एस वन एस टू ले लेनी है तो बराबर, तो इसीलिए ये चीज मिल जाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये तो लिया हमने अचालक पट्टिका के कारण। और अब अगर हम चालक पट्टिका के कारण अगर निकाले किसी कंडक्टिंग शीट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, तो दिख रहा है अभी आपको, देखो चालक पट्टिका दिख रही है ये। आप इसमें देखो एक साइड ही विद्युत क्षेत्र लिया है मैंने, दूसरी साइड नहीं लिया है। देखिए अब यहां पे अगर देखें तो यहां पे मैंने सीधा ही वो इनफाइनाइट लेंथ का ही लिया है, ठीक है ना, कि फाइनाइट नहीं है मतलब उसकी परिमित नहीं है, अपरिमित लंबाई है, कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पे भी हमने वही सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसीडर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये कंडक्टिंग है। अब मान लेते कि इधर से कहीं से चार्ज आ रहा है और यहाँ से वो कहीं ना कहीं किसी को कंडक्ट कर रहा है चार्ज, है ना। तो यहाँ तो रहेंगे जब तक आ रहे हैं तो यहाँ रहेंगे, लेकिन यहाँ से दूसरी साइड से वो क्या कर रहा है, आवेशों को किसी ना किसी को कंडक्ट कर रहा है। मतलब उसकी सतह पर, उसकी सरफेस पर अब बच नहीं रहे हैं, क्योंकि कैसी है ये, कंडक्टिंग शीट है, चालक पट्टिका है। तो चालक का काम क्या होता है, आवेशों को चालन करना, ठीक है ना। जैसे आया किसी को दे दिया, आया दे दिया, आया दे दिया, मतलब कंटिन्यू चलता रहता है। तो सिर्फ जहां से आ रहा है उसको जब भी मिला है चार्जेस जहां से भी, उधर ही से विद्युत क्षेत्र रेखाएं मिलेगी हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगी। तो उसके अपोजिट साइड अगर दूसरे से वो तो कंडक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं किसी को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इसी एक पर्टिकुलर एरिया से मिलता हुआ दिखेगा हमको कंडक्टिंग शीट के लिए। तो इससे अगर नेट फ्लक्स अगर देखें तो तीनों एरिया के लिए अगर कितना होगा, ईडीएस1 ईडीएस2 ईडीएस2 बताया था मैंने। अब देखिए दूसरी साइड जो S2 वाला जो एरिया है उधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, क्योंकि है ही नहीं, कंडक्ट कर रहा है वहां से चार्ज, बचेगा ही नहीं उधर की साइड। इधर तो है फिर भी, तो यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन S3 के यहाँ अगर देखे तो वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्योंकि S3 तो इधर वाले एरिया में तो मिल सकती है ना, लेकिन वो उसके परपेंडिकुलर है एरिया को। विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा क्या होगी, जैसे भी जा रही है चार्ज जिधर है उसके जस्ट परपेंडिकुलर उसके एरिया से मिलती है, जहां पे भी चार्ज है उसके जस्ट परपेंडिकुलर ही निकलती है। ऐसे कभी भी नहीं जाएगी कि यहां से निकल के उधर चली गई, वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये वाला भी क्या हो गया, 90 आ गया, तो ये भी जीरो हो गया, मतलब बचा सिर्फ एक ही एरिया ये वाला। तो यहां से देखिए फाइव इक्वल टू कितना मिल गया, ई इंटीग्रेशन ऑफ ds1। अब ds1 जो मैंने अभी बताया था यहाँ पे, ये और ये एरिया सेम है, तो एस ले लेते हैं कि भाई जितना भी सरफेस चार्ज इसके अंदर एनक्लोज किया है अपन ने इस पट्टिका का, है ना, तो सरफेस के कारण तो उतना ही एस ले लिया हमने, क्योंकि S1 जो है एस लिया। तो देखिए फाइव इक्वल टू कितना मिल गया, ई इंटू एस। अब सीधा ही लिख लिया, देखो ई फाइव इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, क्यू इक्वल टू सिग्मा एस। तो वही लिखा मैंने, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन जीरो सीधा, और इधर ई एस है, एस से एस कट गया तो ई इक्वल टू कितना मिल गया, देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो एन कैप।
तो देखो चालक पट्टिका और अचालक पट्टिका में क्या चीज देखने को मिली कि अचालक पट्टिका जो है, नॉन कंडक्टिंग शीट जो है, नॉन कंडक्टिंग, अब नॉन कंडक्टिंग के लिए क्या चीज मिल रही थी हमको, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और कंडक्टिंग के लिए कितना मिल रहा है, चालक के लिए, चालक पट्टिका के लिए कितना मिल रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो क्या दिख रहा है आपको, चालक पट्टिका का उसका अचालक पट्टिका के 2 गुना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये देखो क्वेश्चन बन गया एक, है ना, कि चालक पट्टिका पर जितना भी है तो उसी सरफेस की अगर हम अचालक पट्टिका कर ले तो उस पर कितना होगा, तो चालक पट्टिका का आधा, और अचालक पट्टिका पर कितना मिल रहा है, उसका आधा ही मिल रहा है ना, चालक पट्टिका पर अचालक का 2 गुना, भाई अचालक का 2 गुना ही तो मिल रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कट जाएगा तो ये बच जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज देखो, ये क्वेश्चन बन गया एक आपके पास, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक चालक पट्टिका के ऊपर का आवेश इतना है, तो उसी सरफेस की अगर उसी को चालक की जगह पे अचालक पट्टिका बना दी जाए तो उस पर कितना होगा, तो उसका आधा होगा, और वही अचालक पट्टिका पर इतना है तो चालक पट्टिका पर कितना होगा उसी सरफेस की, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बन गया, तो उसका जस्ट डबल मिलता है यहाँ पे, है ना, कंडक्टिंग में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। लेकिन सरफेस एरिया वही होना चाहिए और वही पट्टी ले और उसके लिए कंडीशन दे, तो जरूरी नहीं है हमेशा हर कंडीशन के लिए हो डबल, है ना, वो चीज है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये लिया था हमने चालक पट्टिका और अचालक पट्टिका के कारण विद्युत फ्लक्स का मान। तो ये हम क्या ले रहे हैं, गॉसिय या गाउस के नियम के अनुप्रयोग ले रहे हैं, मतलब गाउस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ठीक है ना। अब गॉस क्या बताता है, मैंने बताया था ये एक एनक्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है, मतलब किसी बंद क्षेत्र के लिए ही ये एप्लीकेबल होता है, जिसमें आवेश कैसा होना चाहिए, एनक्लोज होना चाहिए, चार्ज जो है वो एनक्लोज होना चाहिए। चलिए अब ये तो ले ली हमने चालक और अचालक पट्टिका के कारण। अब हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज शेल अगर ले, है ना। अब चार्ज स्फेरिकल शेल ले रहे, खोखला गोला अगर ले, आवेशित खोखले गोले के कारण, मतलब एक स्फेरिकल शेल है ना, खोखला गोला है, तो खोखले गोले के कारण कितना होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब खोखला गोला है लेकिन आवेश कहाँ रहेंगे, क्योंकि चालक ले रहे हैं ना हम, ठीक है ना। ये भी कैसा ले रहे हैं, कंडक्टिंग ले रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर नहीं ले रहे, नॉन कंडक्टिंग लेंगे तो फिर वही चीज है, ठीक है ना, उसके अंदर भी होगा बाहर भी मिलेगा। हम कौन सा ले रहे हैं, कंडक्टिंग। तो हमेशा किसी भी कंडक्टर के आवेश कहाँ मिलते हैं हमको, बाहर सरफेस पे, सतह पर मिलते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी चालक के बाहर इसकी सतह पर हमको आवेश मिलते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, एक आवेशित खोखले गोले के कारण हम क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। एक आवेशित खोखले गोले के कारण कितनी होगी, ठीक है ना। तो अब इसमें भी देखिए, जो खोखला गोला हम ले रहे हैं, अगर हम स्फेरिकल शेल अगर देखें, ये जो रेड कलर में जो है लाल, ये वो स्फेरिकल शेल है जिसकी सतह पर ये देखिए पॉजिटिव चार्जेस आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब ये चार्ज है, आवेशित है ना। तो ये आवेशित है, जहां जहां भी है तो ये क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने चारों तरफ फैलाएंगे, फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे, है ना। तो कहां तक फैलाएंगे, अब स्फेरिकल शेल है तो इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसी हो सकती है, स्फेरिकली हो सकती है। अब स्फेरिकल शेल है तो उसके लिए गॉसियन सरफेस भी कैसी हो सकती है, स्फेरिकल, मतलब यही एक सूटेबल सरफेस होगा जो इसको पूरा तरह से एनक्लोज कर सके। भाई स्फेरिकल शेल है तो उसके लिए गॉसियन सरफेस भी, मतलब गॉसियन सतह भी कैसी हो सकती है, स्फेरिकल ही हो सकती है ना। तो वो अच्छे से इसका एरिया क्या करेगी, कवर करेगी। तो देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, आउटसाइड द स्फेयर निकाल रहे हैं, मतलब इस स्फेयर के बाहर यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट ले लिया हमने पी जैसे, तो वहां पर कितना मिलेगा हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि आवेश है तो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको हमने क्या कर दिया, इस ग्रीन वाले सरफेस से इसको एनक्लोज कर दिया, बंद कर दिया इसको, ताकि उसमें से जितना भी फ्लक्स निकले वो इस ग्रीन वाले सरफेस से ही निकले, है ना, कोई भी छूटे ना, है ना, एक भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं छूटे नहीं। तो इसको हमने एनक्लोज कर दिया ताकि सारी की सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अब इस ग्रीन वाले सरफेस से ही निकले, है ना। तो देखिए इसके लिए हमने ग्रीन वाली सरफेस पे क्या कर दिया, हमने छोटा सा एक एरिया कंसीडर किया ds, ये वाला जो देख रहे हैं ना ये ds। तो इसके साथ अगर देखें तो अब कहीं पे भी अगर आप एरिया कंसीडर करेंगे इस पूरी सरफेस पर, है ना, तो सब इसके अलोंग ही विद्युत क्षेत्र होगा, मतलब उनके बीच एंगल, दोनों एरिया और उस विद्युत क्षेत्र के बीच में एंगल कितना मिलेगा, 0 डिग्री ही मिलेगा,
तो देखिए अब अगर कुल निर्गत फ्लक्स अगर हम देखें इस सरफेस से, मतलब फ्लक्स एक्सर्टेड थ्रू द गॉसियन सरफेस, जो हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर की है, तो उस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के लिए कितना टोटल फ्लक्स होगा, उस गाउसियन सतह के लिए निर्गत फ्लक्स कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस, भी छोटा सा एरिया लिया ना, तो टोटल पूरे से कितना मिलेगा, इस डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे और जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखा है उसमें से निकलेगी उसको गुणा कर देंगे, डेफिनेशन यही कहती है। और यहाँ पे देखिए हमने क्लोज सरफेस लिया तो ई डीएस मिल जाएगा, तो देखिए ई, अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कितना मिल जाएगा हमको, 4 पाई आर स्क्वायर कितना मिलेगा, क्योंकि गोले का स्फेयर का जो स्फेरिकल सरफेस है उसका टोटल एरिया कितना मिलेगा, सरफेस एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया कितना मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो देखिए 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे हमको मिल रहा है, तो ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे, तो 5 इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर मिल गया। अब 5 ई इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इसके नीचे आ गया, तो 5 इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 गाउस के नियम के अनुसार, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 और 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर, यहाँ पे देखिए स्मॉल आर क्योंकि हम गॉसियन सरफेस का एरिया लेंगे, क्योंकि हमको उसी में से निकालना है, ये ds, ये s किसका है, इस गॉसियन सरफेस का, ना कि उस स्फेरिकल सरफेस का, ठीक है ना। तो देखिए कितना मिल जाएगा हमको, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें वेक्टर फॉर्म में, तो ई आउट, आउट की ले रहा हूं क्योंकि आउटसाइड ले रहे हैं, है ना, बाहर ले रहे हैं, खोखले गोरे के बाहर, तो कितना मिलेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, और साथ में क्या लग जाएगा आर कैप, आर कैप क्या बताएगा, इसकी डायरेक्शन बताएगा, आउटवर्ड जो बाहर की तरफ जो है ना, उस गॉसियन सरफेस के से जो निकल रहा है, मतलब उस सतह से, उसकी सतह से जहां पे भी आवेशित है उसे बाहर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अब क्या मिलेगा हमको, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर और आर कैप। अब देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 मैंने बताया था k होता है, तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो या फिर k की फॉर्म में भी लिख सकते हो, k q अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम खोखले गोले के कारण अगर देखें, तो अगर हम इसकी दूरी जो है ये आर ही होगी, इस पी पॉइंट की दूरी, जितना हम ये दूरी बढ़ाएंगे, मतलब उस गॉसियन सरफेस को जितना बड़ा लेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ही कम मिलती जाएगी, क्यों, क्योंकि आवेश से जितना दूर जाएंगे हम उतना ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो इसीलिए देख लिए इनवर्सली, इनवर्स स्क्वायर लॉ यहाँ पे भी लग रहा है हमको, है ना। और साथ में अगर अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ाते हैं, दूरी को उतना ही रखें, और उस पर जो आवेश है उसका घनत्व अगर बढ़ाए, सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ाए है, उसका आवेश का घनत्व बढ़ाए, आवेश बढ़ा दे अगर, तो भी विद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा हमको, ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमने आउटसाइड स्फेरिकल सेल लिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कि खोखले गोले के बाहर कितना मिलता है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर या फिर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, अगर हम शेल के सरफेस पे ले, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक ग्रीन वाला पोर्शन आपको बाहर दिख रहा होगा, और उसके अंदर जो है थोड़ा सा एरिया अगर देखे तो वो पिंक कलर का दिख रहा हो। यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं कि जो चार्ज स्फेरिकल शेल जो है उसी की, उसकी सतह पर ही हम गॉसियन सरफेस, मतलब उसकी सतह ही क्या है, गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमको सतह पर ही निकालना है ना। तो सतह पर लेंगे तो देखेंगे, तो अगर हम, तो क्या मिलेगा, स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर, क्योंकि उसकी जो सतह है वही गॉसियन सरफेस की भी सतह है ना, क्योंकि हमको क्या निकालना है कि इसकी सतह पर कितना होगा, तो सतह पर ज्यादा होगा कि कम होगा, बाहर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, मैंने बताया था जितना आवेश से दूरी बढ़ाओगे कम हो मिलेगा, जितना पास में आओगे उतना ही ज्यादा। तो खोखले गोले के कारण सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र कहां मिलेगा, इसकी सतह पर मिलेगा, सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र कहां मिलेगा, उसकी सतह पर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए सतह पर कितना मिलेगा, अब सीधा ही बता रहा हूं मैं, यहाँ पे जहां पे भी स्मॉल आर था पीछे अगर देखें, ये देखिए स्मॉल आर जहां पे भी था वहां पे क्या करना है हमको, कैपिटल आर करना है। तो देखिए आर बड़े आर से ज्यादा थी पहले, तो इसका मतलब इनवर्स में है ना, तो ई आउट क्या मिलेगा, ई एस से कम मिलेगा, है ना। तो देखिए तो ई एस जो है वो इस खोखले गोले के लिए अगर देखें तो वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इसके लिए, और ई आउट जो है वो हमेशा ई एस से क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ई एस से कम मिलेगा, आगे समझ में। चलिए तो ई एस जो है ज्यादा, क्यों, क्योंकि दूरी कम, सरफेस पे ले रहे, सबसे ज्यादा चार्जेस है कहां पे, सतह पर, और सतह पर भी अगर हम ले तो ज्यादा ही मिलेगा,
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा। अब कहीं में मैग्नेट है और उसके पास में कोई अगर दूसरी चीज लाएंगे तो उससे चिपकेगी कब, पूरी पास में ले आएंगे उसकी सतह पर ही रख दे तो वो चिपकेगी, लेकिन जैसे जैसे हम दूर ले जाएंगे उससे तो मैग्नेट से उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है कम होता जाएगा, है ना। तो वो चिपके भी एक पर्टिकुलर रेंज पे आके ही और वापस आएगी भी कहाँ पे, जहाँ पे तो चुंबक पर ही सबसे ज्यादा होगी, तो उसके लिए भी इसकी सतह पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सबसे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा उसकी सरफेस पे होगी, और बाहर जो है हमेशा ही इसकी सरफेस से कम मिलेगी। तो जहां पे आर था वहां पे आर कैपिटल आर कर दिया आपने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये आर और आर दोनों ही क्या है, सेम है, उसी की सतह पर ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया उसकी सतह पर, पता चल गया आपको, सतह पर जो है हमेशा बाहर के कंपैरिजन में ज्यादा ही मिलेगा और सतह पर सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र मिलता है। अब अगर इनसाइड द स्फेरिकल शेल देखे, मतलब गोले के अंदर अगर देखे तो गोले के अंदर हमको विद्युत क्षेत्र शून्य मिलेगा। क्यों मिलेगा शून्य, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है आवेश हमेशा क्या रहते हैं, नहीं रहते हैं, शून्य होता है, ठीक है ना। अब आवेश शून्य तो अंदर विद्युत क्षेत्र भी क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये मान लो एक गोला है, वही स्फेरिकल शेल है, अब उसके आवेश कहां पर है, आवेश कहां पर है, सब बाहर है, आवेश तो कहां पर है, बाहर है, अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं। तो अगर हमको अंदर इसकी सतह के अंदर अगर हमको कहीं पे निकालना है तो हमको गॉसियन सतह भी क्या करनी पड़ेगी, अंदर ही कंसीडर करनी पड़ेगी। अब अंदर इसके अंदर कोई गॉसियन सरफेस जो हमने बनाई है उसके अंदर कोई आवेश जो है एनक्लोज हो रहा है क्या, क्योंकि चार्ज तो उसके सतह पर थे, सतह से भी अंदर आ गए, तो क्या उसमें कोई चार्ज एनक्लोज हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो चार्ज अगर एनक्लोज नहीं होगा तो फ्लक्स भी जीरो। क्यों, गाउस का नियम क्या कहता है भाई, फाई इक्वल क्या मिलता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो फाई भी कितना मिल जाएगा, क्योंकि क्यू जीरो है, कोई एनक्लोज कर ही नहीं रहा है, तो फाई भी कितना मिल जाएगा, जीरो। अब फ्लक्स जीरो कब मिल सकता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी में से निकले ही ना, किसी सरफेस से, मतलब विद्युत क्षेत्र भी उसके अंदर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है ना। तो वही चीज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना मिलेगा, किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर विद्युत क्षेत्र जो है शून्य मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर किसी भी आवेशित खोखले गोले के या गोले के अंदर कितना मिलेगा, शून्य मिलेगा। क्यों मिलेगा, बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर अमाउंट ऑफ चार्ज इज जीरो, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो जीरो। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है चार्जेस क्या रहते हैं, शून्य, जीरो, कुछ नहीं होता, चार्ज होते ही नहीं, अंदर रहते ही नहीं, क्योंकि एक्साइटेड फॉर्म में कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्जेस कहां जाते हैं, उसके सरफेस पे रहते हैं, ठीक है ना, सरफेस पे आ जाता है एक्साइटेड फॉर्म में, और फिर वो किसी न किसी को कंडक्ट करता है, तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या मिलेगा, जीरो। तो किसी चालक के भीतर अगर हम आवेश देके शून्य है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। तो किसी सरफेस पे तो मैक्सिमम मिलता है, बाहर उससे थोड़ा कम मिलता है, लेकिन अंदर अगर देखेंगे तो शून्य मिलेगा, क्योंकि वहां पे कोई चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, तो एनक्लोज कहां से होगा, है ना, कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, तो बंद भी कैसे होगा, है ही नहीं, तो किसको बंद करोगे, ठीक है ना। तो उस पे लिए गाउस के लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखे तो चार्ज जीरो मतलब फ्लक्स भी, फ्लक्स जीरो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो ही है, तभी तो फ्लक्स जीरो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये हमने ले लिया स्फेरिकल शेल के कारण कितना विद्युत क्षेत्र हमको मिलता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो ये थी गॉस के नियम के अनुप्रयोग, ये थे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। क्या एप्लीकेशंस है कि अगर गॉस के नियम की अगर हम एप्लीकेशन ले, उसका उपयोग करना चाहे, तो गाउस का नियम विद्युत क्षेत्र किसी वस्तु के कारण कितना निर्गत है अधिकतम, वो अगर फाइंड करना है तो हम गाउस के नियम का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन एक ही है कि चार्ज जो भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो वो चार्ज ऑब्जेक्ट अगर गाउस का नियम हम यूज करना चाह रहे हैं तो वहां पे मैक्सिमम फ्लक्स ही ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई इतने एरिया में से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो वो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निकालेंगे, अदरवाइज गाउस के नियम का हम उपयोग करेंगे। लेकिन कंडीशन वही है कि वो चार्ज कैसा होना चाहिए, एनक्लोज्ड होना चाहिए। चार्ज कैसा होना चाहिए, एनक्लोज्ड, बंद होना चाहिए चार्ज, ठीक है ना। आवेश जो है, जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो उस आवेश को हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करके इसको एनक्लोज करेंगे, ताकि जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस विद्युत आवेशित वस्तु के कारण मिल रहा है वो अधिकतम मिले हमको, तभी ये गॉस का नियम जो है वो एप्लीकेबल
हो सकता है। अदरवाइज अगर हमको फ्लक्स निकालना है तो नॉर्मल जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ई डॉट ds, वो वाला हम यूज करेंगे। ओके, चलिए, तो ये जो हमारा पोर्शन था, आज हमने आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो पोर्शन था वो अपने कंप्लीट हो चुका है। अब अगली क्लास में हम अगली यूनिट का जो भी टॉपिक है वो हम लेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।